नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि 25 करोड़ आबादी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जो दूसरी बार 32 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या ये कहिए कि कोई सरकार को रिपीट करके आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि एक धर्मगुरु भी हैं और महाकुंभ जैसा विराट आयोजन करा रहे हैं। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को कुंभ की नगरी से भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। अगला वीडियो हमारा जो भी आपको देखने को मिलेगा वो कुंभ के क्षेत्र से मिलेगा। मैं प्रयागराज में हूं। लेकिन योगी जी की एंट्री दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हो गई है। वो अरविंद केजरीवाल जो हर बात लिख के दिया करते थे, कितनी सीटों से वो सरकार बना रहे हैं, ये लिख के दिया करते थे। कौन कौन सी सीटें वो कितने मतों से जीत रहे हैं वो लिख के दिया करते थे। लेकिन टेक्निकली तीसरी बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि एक नारा लेके चलते थे कि सब मिले हुए हैं, इस बार ऐसा नहीं लगता है बाबा जी कि अरविंद केजरीवाल खुद काफी हद तक हिले हुए हैं? और ऐसा लग रहा है आपको कि योगी की एंट्री के बाद दिल्ली का चुनाव अब केवल फ्री बीज पे नहीं बल्कि किन्हीं और मुद्दों पर जाके टिक गया है, जहां हरियाणा चुनाव में हम सबने देखा था कि योगी जी का बटोगे तो कटोगे, और उसने हरियाणा चुनाव में क्या किया था। तो योगी फैक्टर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कैसे पूरे माहौल को बदलते हुए देख रहे हैं आप जी? देखिए, आज सुबह मैंने हरियाणा के एक पत्रकार के साथ एक लाइव वीडियो किया। उसमें हमारी चर्चा का विषय एक ही था। मैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हरियाणा में योगी जी कितने लोकप्रिय हैं और आखिर उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है। और बताने वाले ने मुझे बताया, मेरा वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो कहते हैं जो कट्टर हुड्डा समर्थक जाट मतदाता है, जो सो कॉल्ड कांग्रेसी है या कट्टर हुड्डा समर्थक है, जो मोदी का या खट्टर का या सैनी का नाम नहीं सुनना चाहता, वो भी योगी का फैन है। अच्छा सर, इसमें कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये सब हम लोग रोज देखते। महाराष्ट्र में एक गांव का सरपंच कांग्रेसी, उनके सीट पे जो है उद्धव भाऊ ठाकरे को गठबंधन में सीट मिली थी। उद्धव भाऊ ठाकरे का वोटर, हम लोग पूछा किसको वोट दोगे, बोला उद्धव भाऊ ठाकरे को। देश का पंत प्रधान, बोला योगी। कट्टर कांग्रेसी, देश का पंत प्रधान योगी। तो सर, ऐसे में योगी जी को स्टार प्रचारक बना के अगर 14 जनसभाएं योगी जी एड्रेस कर रहे हैं और एक तरफ योगी जी दिन रात कुंभ में है, मतलब योगी जी जब गीता प्रेस के पंडाल में आग लगती है 20 मिनट बाद योगी जी मौके पर खड़े थे। योगी जी पूरी कैबिनेट के साथ गंगा जी नहा रहे हैं। भी अगले दिन योगी जी जो है दिल्ली में चाटू जनसभा कर रहे हैं, उसके अगले दिन योगी जी मिल्कीपुर है। तो सर योगी जी क्या होगा, योगी जी तो ओमनी प्रेजेंट हो गए। तो सर देखिए, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप यू कैन लव योगी, यू कैन हेट योगी, बट यू कैन नॉट इग्नोर योगी। और ये बात मैं किसके लिए कह रहा हूं, यू कैन लव यू कैन हेट बट यू कैन नॉट इग्नोर योगी, ये मैं कह रहा हूं आरएसएस और बीजेपी की तमाम छोटी बड़ी सब लीडरशिप। फिर वो चाहे वो आपके मौर्य साहब हो इलाहाबाद वाले, प्रयागराज वाले, चाहे कोई हो, चाहे वो नड्डा साहब हो, चाहे वो संघ वाले जो है हमारे बड़ी मोच वाले, क्या नाम है उनका, सरसंघ चालक साहब। तो सर यू कैन नॉट इग्नोर योगी।
क्योंकि योगी इस वक्त भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हैं। और तो नहीं है, वो लोग जो बीजेपी का नाम नहीं सुनना चाहते, वो लोग जिनके आगे अगर मोदी का आप नाम ले तो हो सकता है आपके ऊपर हमला कर दें, वो लोग जो भारत के साथ रहना नहीं चाहते, अलगाववादी, योगी की वो भी तारीफ करते हैं कि नहीं वो बंदा सही है। तो आज मैंने सर वो बड़े अच्छे पत्रकार हैं जगदीप शर्मा, उनके साथ में चर्चा कर रहा था कि आखिर योगी की लोकप्रियता का कारण क्या है। मैंने कहा अगर बुलडोजर, तो भैया बुलडोजर चलाना तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां चाटो गुंडा माफिया मवाली नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां छोटी मोटी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है? किसी भी बड़े अपराधी को पकड़ो, उसको घुटना में गोली मार दो, उसकी गाड़ी पलट दो, उसका बुलडोजर दो, उसका अवैध घर तोड़ दो। ये तो दुनिया का हर प्रधानमंत्री, हर प्रशासक कर सकता है। यदि पूरे प्रदेश देश में मात्र किसी अपराधी का बुलडोजर से घर तोड़ देने पर आप इतने लोकप्रिय हो सकते हैं, तो दुनिया का हर मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय होने में कौन रोक रहा है उसको? आप बताइए। पर सर सिर्फ उतनी सी बात है नहीं सर, योगी का जो ऑरा है ना, आपने कहा ना योगी की एंट्री हो गई दिल्ली में, सर मुझे लगता है कि योगी का जो पूरा आभा मंडल है, उसमें योगी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो आज की तारीख में हिंदुत्व का, सनातन के सबसे बड़े आइकॉन है। सनातन का आइकॉन होना वो उनका सबसे बड़ा यूएसपी है, जो उनको राजनेताओं की भीड़ से अलग करता है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम विश्व के महानतम खिलाड़ियों की सूची बनाते हैं ना, मैं मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम लेता हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं अरे आपने वो जो 100 मीटर वाला है, 100-200 मीटर वाला लंबा वाला, बेन जॉनसन? नहीं, अरे अभी जो 3 ओलंपिक जीता है, अच्छा, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, अरे उसका नाम तो हमारा जीके बड़ा कमजोर है सर। हाँ नहीं, वो मेरे नाम दिमाग से उतर गया है, उसका नाम नहीं लेता मैं। तो लोग कहते हैं उसका नाम तो आप लेवे नहीं किए। मैंने कहा नहीं, यहाँ मानवों की बात हो रही है। वो बोल्ट, हाँ हुसैन बोल्ट। तो मैं उसके लिए अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, यहाँ मनुष्यों की बात हो रही है, वो व्यक्ति अति मानव है। तो मैंने उसको मानवों की श्रेणी में गिनना ही बंद कर दिया। फिर जिस दिन राजनेताओं की भी जब बात होगी ना, तो बहुत जल्दी वो स्थिति आने वाली है कि जब भारत के राजनेताओं की बात होगी तो योगी जी का नाम नहीं लिया जाएगा। लोग कहेंगे नहीं, योगी जी अलग जॉनर की चीज है, योगी जी अलग दुनिया के आदमी हैं, इन तुच्छ प्राणियों से योगी जी की तुलना मत करो। सर योगी जी अपना प्रशासनिक कौशल और जिस तरीके से उन्होंने खुद को एक नो नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेटर और हिंदुत्व के आइकॉन के रूप में एस्टैब्लिश किया है, योगी बहुत जल्दी अति मानव महामानव की श्रेणी में कदम रखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है सर। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ का जो राजनीतिक सफर है, वो उन्होंने पहले योग पथ से अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने एक धर्माधिकारी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उसके बाद अपने दादा गुरु, अपने पिता गुरु यानी स्वर्गीय अवैधनाथ जी के संरक्षण में उनका पूरी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका वैचारिक लालन पालन, ये सारा हुआ। तो निश्चित वहां से ट्रांसफॉर्मेशन वो देखने को मिलता है
जब एक लोकसभा के सबसे कम उम्र के, उस लोकसभा में, जिस लोकसभा में वो चुन के पहली बार योगी आदित्यनाथ आए, सबसे कम उम्र के सांसद थे, और वहां से उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक विकास पुरुष के साथ एक सक्सेसफुल लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाला, वो भी 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश, ये एक अलग हो सकता है सर। लेकिन एक सवाल अब मेरे मन में आता है सर, 2013 में भारतीय जनता पार्टी के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की यात्रा शुरू होती है गुजरात से पूरे राष्ट्रव्यापी राजनीति की तरफ। ये हम सबके सामने हुआ। उसके बाद 2014, 2019, 2024, 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीधे सीधे एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की। क्या आप मानते हैं कि 2013 से जो राष्ट्रवादी राजनीति का उभार हुआ, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की, निश्चित तौर पर की, विकास के साथ राष्ट्रवाद और एक तरह से सनातन के दोबारा स्थापित होने की एक राजनीति, हालांकि शैली में अंतर है, हर व्यक्ति के शैली में अंतर होता है, एक ही मां से, एक ही पिता से उत्पन्न हुए दो संतानों की आदतों में, उनके हाव भाव में, उनके चेहरे तक में अंतर होता है, आवाज तक में अंतर होता है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जब 2017 में उत्तर प्रदेश में खुद को स्थापित किए, स्थापना के बाद उन्होंने जिस तरीके से दोबारा अपने आप को रिपीट किया, और अब पैन इंडिया, आपने निश्चित कहा कि एक अलग ही उभार होगा, उसमें 2013 से राष्ट्रवादी राजनीति का जो एक स्थापना हुई भारत में, नरेंद्र मोदी जिसके एक अगुवाई कर रहे हैं दिल्ली में, और योगी आदित्यनाथ, तो आप अब इस राष्ट्रवादी राजनीति का नया भविष्य देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर 2013 से 2017 तक जो राष्ट्रीय जमीन तैयार हुई, योगी ने उसे और ज्यादा एनरिच किया है, ऐसा आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। योगी जी में जो विश्वास दिखाया संगठन ने, संघ ने, भाजपा के हाईकमांड ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोदी न उन सभी आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं पे खरे उतरे, बल्कि उन्होंने ओवर परफॉर्म किया। पर मैं एक बात बताता हूं आपको, 2017 से पहले के योगी क्या थे? एक सीट के सांसद जिनका प्रभाव अगल बगल की 2-3 विधानसभा सीटों पे होता था, और हिंदू युवा एक मिनट, नहीं सर, मैं कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, हिंदू युवा वाहिनी के जो है वो एक तरह से पैट्रॉन, और जब सपा की लहर चलती थी तो उसमें वो अगल बगल की 2-3 सीटें भी नहीं जिता पाते थे। हाँ, अपनी सीट से जरूर जीत जाया करते थे। वहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, और आज वो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में लगभग मोदी जी के बराबर खड़े हो गए, या कई मामलों में तो उनसे ऊपर निकल जाते हैं। पर सर मैं पर मुझे वो एक बार मोदी जी भी ऐसे ही बहुत जब लोकप्रिय हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि पार्टी मेरी मां है। और बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए भाई, मां तो मां ही रहती है। सर ये जो संस्कार है और ये जो डिसिप्लिन कि आपका कद कितना भी बड़ा हो जाए, आप अपने आपको दुनिया चाहे कुछ समझने लगे, पर आप इस बात को नहीं भूलते हैं कि आप इस पार्टी के एक कार्यकर्ता मात्र हैं, जिसके ऊपर संगठन ने अपना इतना बड़ा विश्वास दिखाया कि आपको उत्तर प्रदेश जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर राजनीतिक कोई जिम्मेदारी अगर हो सकती है, दायित्व हो सकता है, तो वो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, और संगठन ने आपके जैसे तुच्छ व्यक्ति पर, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं कि योगी जी में यही भाव होगा कि ए योगी आदित्यनाथ, तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति पर पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा किया। और मुझे सबसे बड़ा गर्व इसी बात पे होता है, मुझे संतोष होता है
कि योगी जी ने वो विश्वास और योगी जी के ऊपर जो इतना बड़ा दायित्व उनके कंधों पे, उनके नाजुक, उनके कोमल कंधों पे जो इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने रख दिया था, मोदी जी योगी जी इतने मजबूत निकले कि उन्होंने इतना बड़ा दायित्व का वहन किया, और न किया बल्कि आज वो उसी दायित्व के बदौलत नहीं। अच्छा, कल्पना कीजिए कि उस दिन सचमुच मनोज सिन्हा ही अगर मुख्यमंत्री हो गए होते तो आज योगी कहां होते? तो ये तो मानना पड़ेगा ना सर कि आज योगी का कद इसलिए बहुत बड़ा है। देखिए, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, योगी का कद आज इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि वो भाजपा संगठन के कंधे पर बैठे हैं। ये बात हम लोगों में से किसी को भी भूलनी नहीं चाहिए कि आप भाजपा संगठन के एक कार्यकर्ताओं का जो संगठन है उनके कंधे पे बैठे हैं, इसलिए 2 वोट ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बस मेरा यही एक निवेदन जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहीं पर पार्टी विद डिफरेंस जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है, उसके संगठन के बारे में कहा जाता है, ये बताता है कि कैसे ये राजवंश से चलती हुई कोई पार्टी नहीं है, किसी के घर की दुकान नहीं है। ये मुलायम सिंह सेठ ने कोई दुकान खोली और अखिलेश सेठ उसके गल्ले पे बैठ जाएंगे, ये वो दुकान नहीं है। ये ऐसी दुकान नहीं है कि 10 जनपद में अगर सोहर गा दिया गया, यानी कोई बच्चा पैदा हो गया, तो वो बच्चा नहीं है, इस देश का भावी प्रधानमंत्री पैदा हुआ है। ये वो पार्टी नहीं है जो कभी कांग्रेस का हाल हुआ करता था और आज भी है। ये अलग बात है कि वो कहां है, अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है सर कि जब भाजपा के इस राजनीतिक या सांगठनिक संस्कार की बात हम करते हैं तो निश्चित तौर पर एक राष्ट्रवादी राजनीति को, और एक चीज और है सर, अवसर तो किसी को भी मिल जाता है, अवसर बड़े बड़े लोगों को मिला है सर, लेकिन उस अवसर को कैपिटलाइज करना, एक तो ये संस्कार भाजपा के हैं। आप देखिए तो असम में याद दिला दो, अवसर उमा भारती को भी मिला था। यस सर, यस सर। और मैं एक चीज और कहूं, मैं एक चीज और कहूं, एक तरफ आपने उमा भारती जी की याद दिलाई कि अवसर उमा भारती को भी मिला था, एक और हुआ श्रेष्ठ पुरुष जिनको मैं नमन करता हूं, स्वर्गीय कल्याण सिंह। स्वर्गीय कल्याण सिंह ने जब कहीं अवचेतन मन से ही सही यह समझने की भूल कर दी कि मैं कहीं पार्टी से बड़ा हूं, तो फिर कल्याण सिंह बाबू जी की क्या स्थिति हुई। ये अलग बात है कि फिर पार्टी का ही संस्कार था कि उन्होंने वापसी की। लेकिन ये बताता है कि संगठन का साथ भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रवादी प्रथम और राष्ट्र प्रथम के भाव वाली पार्टी के साथ बने रहना, ये न सिर्फ मोदी जैसा एक नेतृत्व भारत को देता है, बल्कि अब उनके विरासत को आगे बढ़ाते हुए, और न सिर्फ आगे बढ़ाते हुए बल्कि चौगुनी 8 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए वो योगी जैसा समर्थ नेतृत्व भी आपके सामने कर देता है। तो ऐसे में क्या दिल्ली का चुनाव हो, क्या मिजोरम का चुनाव हो, क्या त्रिपुरा का चुनाव हो, क्या हरियाणा का चुनाव हो, अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की विरासत के आगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी बिल्कुल तैयार हैं और राष्ट्र उनका स्वागत करने को तैयार है। इसलिए दिल्ली चुनाव में भी अगर योगी पूरा चुनाव पलटने का सामर्थ्य रखते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये तो योगी जी के लिए ऐमा ही सहज बात है सर। बिल्कुल, मुझे लगता है बाबा जी कि दर्शकों तक ये बात पहुंची होगी। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।